नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टेक जोन में। जैसा कि आपको पता इसमें हम एसएससी जेईई के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और यह आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं यह एसएससी जेईई 2013 में यह क्वेश्चंस आए हुए हैं। किस में आए हुए हैं? 2013 में यह क्वेश्चंस आए हुए हैं एसएससी जेईई में। आज का पहला क्वेश्चन, अफ्रीका की उच्चतम चोटी है, निम्न में से कौन अफ्रीका की उच्चतम चोटी है? तो यहाँ पे हम देखेंगे एकोनकागुआ जो है यह नॉर्थ अमेरिका का सर्वोच्च चोटी है। कहाँ का है? नॉर्थ अमेरिका का है। मैकिनल क्या है? मैकिनले जो मैकिनले यह कहाँ का है? यह उत्तरी अमेरिका अर्थात नॉर्थ अमेरिका। यह नॉर्थ अमेरिका का है। कहाँ का है? नॉर्थ अमेरिका का। ये कहाँ का है? साउथ अमेरिका का। और जो माउंट एलब्रूज है, क्या है? माउंट एलब्रूज कहाँ का है? यह यूरोप का सर्वोच्च चोटी है। तो यहाँ बच कौन जाता है? किलिमंजारो। क्या बन जाता है? किलिमंजारो कहाँ का है? तो किलिमंजारो अफ्रीका का सर्वोच्च चोटी है। कहाँ का है? किलिमंजारो अफ्रीका का सर्वोच्च चोटी है। एकांगुआ कहाँ का है? एकांगुआ दक्षिण अमेरिका का है। कहाँ का है? दक्षिण अमेरिका का है, साउथ अमेरिका का है। मैकिनले कहाँ का है? मैकिनले नॉर्थ अमेरिका का है। कहाँ का? नॉर्थ अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत क्या कहलाती है? थोड़ा सा हम पृथ्वी के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है इसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट में किसकी मात्रा पाई जाती है? सिलिका पाई जाता है और एल्युमिनियम का पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है। इसके जो बीच की जो परत होती है इसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। और क्रस्ट में क्या पाया जाता है? क्रस्ट में सिलिका पाया जाता है और मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिलिका और मैग्नीशियम। जो इसके बीच जो पार्ट होता है इसको हम कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। यहाँ क्या पाया जाता है? यहाँ नीफे बोलते हैं। इसको नीफे बोलते हैं। निकिल और फेरस पाया जाता है अर्थात लोहा पाया जाता है। जो यहाँ पे जो पृथ्वी की जो बाहरी परत को उसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी की बाहरी परत को क्रस्ट बोलते हैं। और यहाँ पे सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है, इसलिए इसे सियाल भी बोलते हैं। उसका जो पृथ्वी का जो बीच वाला भाग है उसको क्या बोलते हैं? उसको मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटल। यहाँ हमने तो क्रस्ट बोल दिया तो उसको क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। और उसको हम क्या तत्व के आधार पर क्या बोलते हैं? सीमे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमे बोलते हैं। और जो पृथ्वी का कोर भाग होता है, बीच का भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। और उसमें क्या पाया जाता है? निकिल और फेरस पाए जाने के कारण उसको नीफे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सियाल सीमे नीफे। क्या हो जाता है? सियाल सीमे नीफे। क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो यहाँ पूछा क्या है? यहाँ पूछ रहा है कि मिश्रित धातुओं के सिलिकेटों से बनी धरती की परत क्या कहलाती है? तो धरती की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? क्रस्ट कहलाती है। और इसमें क्या पाया जाता है? सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? सियाल बोलते हैं। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं भूपर पर बताया हुआ है। यहाँ पे पृथ्वी की जो
है उसकी 3 भागों में बांटा गया। बाहरी परत को भू परपट्टी बोलते, क्रस्ट बोलते हैं। यह पृथ्वी का ऊपरी भाग होता है। इसमें सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है और इसे सियाल भी बोलते हैं। मेंटल होता है जो इसके थोड़ा सा अंदर अंदर के भाग, मध्य भाग को कहते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। इसको सीमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीमा बोलते हैं। फिर आता है बीच का पार्ट, क्रूड, इसको क्रूड बोलते हैं। इसमें क्या होता है, निकिल और फेरस होता है, निकिल और फेरस होता है, जिस कारण इसे नीफे भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मृदा उर्वरता का समापन का मुख्य कारण क्या है, अर्थात इसका परिणाम क्या है। मृदा की जो उर्वरता समाप्त होती रही है, यह किस कारणों से हो रहा है, अर्थात इस किस के परिणाम स्वरूप ऐसा हो रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बहुत अधिक फसल उगाने से। क्या हो जाएगा इसका, बहुत अधिक फसल उगाने से उसकी जो उर्वरा शक्ति हो रही है धीरे धीरे कम होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि इंजेक्शन रोगों के लिए प्रतिरोध शक्ति प्रदान करने के लिए दुर्बल किए गए रोगाणुओं का इंजेक्शन लगाना कहलाता है। अर्थात इसको सरल भाषा में समझे तो क्या बोल रहा है कि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो हमारे शरीर में मौजूद रोगाणु है वो हमको कमज़ोर बना रहे हैं, दुर्बल बना रहे हैं, उनके लिए जो इंजेक्शन दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन बोलते हैं या फिर टीकाकरण हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से दास कैपिटल के लेखक कौन है। तो दास कैपिटल के लेखक कौन है, कार्ल मार्क्स हैं। कौन है, कार्ल मार्क्स। इनका एक और कुछ हमने पिछले जो सीज़न था उसमें हमने पढ़ा था, तो कार्ल मार्क्स ने इन्होंने धर्म को एक मानव के लिए एक अफीम का नाम दिया कि जो धर्म क्या है, एक मानव के लिए अफीम का कार्य करता है। रूसो का हमने पढ़ा था, तो रूसो का कहना क्या कहना है, तो रूसो का कहना ये है कि हर व्यक्ति, इनका कथन क्या है, हमने जस्ट पहले पढ़ा है सेशन में कि हर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है पर उसको बेड़ियों में, वह बेड़ियों में बंधा रहता है। क्या उन्होंने बोला है कि हर व्यक्ति, हर मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, हर जगह वह बेड़ियों में बंधा रहता है। यह रूसो का कथन है, इसको भी याद रखेंगे। तो यहाँ हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, दास कैपिटल के लेखक कौन है, कार्ल मार्क्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ओलंपिक खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया था। चूँकि ये 2013 का पेपर है, पहले के क्वेश्चंस नहीं आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर अभी प्रेजेंट में जान लेते हैं कि 2020 में होने वाला जो है, 2020 में जो ओलंपिक होने वाला है, कहाँ होने वाला है, टोक्यो में होने वाला है। कहाँ होगा, टोक्यो में होगा। 2022 में होगा, 2022 में जो होने वाला है वो कहाँ होगा, बीजिंग में होगा। यहाँ से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। 20 में कहाँ होगा, 20 में टोक्यो में होगा, 22 में बीजिंग में होगा। 22 में बीजिंग में, 20 में टोक्यो में। जो 20 वाले को क्या बोलेंगे, समर ओलंपिक बोलेंगे, और 22 वाले को विंटर बोलेंगे। 22 वाले को विंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विंटर बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला जो अभी होने वाला है ओलंपिक, यह कहाँ होने वाला है, तो टोक्यो में होने वाला, समर वाला टोक्यो में होने वाला है। और उसके बाद जो विंटर आएगा 2022 में, वह कहाँ होने वाला है, वह बीजिंग में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से आपके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन स्टैटिक बन जाएगा। आधुनिक ओलंपिक का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, एथेंस से हुआ था। कहाँ से हुआ था, एथेंस शहर से हुआ था 1896 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फारसी के गाने के जो उस कविता गाने की एक फारसी प्रणाली को क्या कहते हैं। जो कविता गाना है उसके फारसी प्रणाली को क्या बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गज़ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गज़ल बोलते हैं। हमारा सही आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हरित प्रभाव के कारण क्या होता है। हरित अर्थात हरित प्रभाव के कारण कौन सा स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, इसमें क्या कहते हैं, कृत्रिम रूप से एक शीशे का घर बनाया जाता है जिसमें सब ओर से शीशे से बंद होता है, और इसमें सूर्य की प्रकाश की किरणें आती हैं। लेकिन क्या होता है, इनका तरंगदैर्ध्य होता है
वेव होता है, इसके अंदर आ तो जाती हैं लेकिन इनकी क्या हो जाती है, तरंग दैर्ध्य घट जाती है। घट जाने के कारण यह पुनः बाहर नहीं जा पाती हैं, जिसके कारण ये अंदर ही रह जाती हैं। तो जो यह इसके अंदर क्या हो जाता है, इस जो कमरा बनाया गया रहता है शीशे का, इसका रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जिससे क्या होती है, ताप वृद्धि होने लगती है। और इसी प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, हरितगृह प्रभाव बोलते हैं। तो यहाँ अब क्वेश्चन में आंसर हम क्या देखते हैं, ताप में वृद्धि हो जाती है, हवा में आर्द्रता की नमी वृद्धि हो जाती है, ताप में कमी हो जाती है, हवा में आर्द्रता की कमी हो जाती है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ताप में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्षा जल क्या बोल रहा है, वर्षा जल संचय का लाभ है कि, इसका क्या लाभ है वर्षा जल संचय का, तो वर्षा जल संचय का बाढ़ को कम करना, बिल्कुल बाढ़ को कम करेगा, जल स्तर को बढ़ाना ये भी काम करेगा, और अधिक वर्षा के कारण, तो यह जो हम जल की संचयन करेंगे तो इसका कारण बिल्कुल नहीं बनाया कि ताकि अधिक वर्षा होगी अगली बार, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हमारे यहाँ से शीश गलत हो जा रहा है। डी क्या बोल रहा है, बाढ़ों में कमी करता है और भूजल की पुनः पूर्ति करता था। हमारा यहाँ ए और बी दोनों हमको डी में मिल जा रहा है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हम सोल्डर यूज करते हैं, जो तार होते हैं, तारों को जोड़ने के लिए, इलेक्ट्रिक सर्किट में जोड़ने के लिए जो प्रयुक्त किया जाने वाला टाँके सोल्डर बोलते हैं, उसको इसमें किससे बना होता है, तो यह किससे बना होता है, यह लेड और टीन से बना होता है। किससे, L&T से बना होता है। L&T एक कंपनी भी है, लार्सन एंड टर्बो। तो यह याद कर सकते हैं यहाँ पर किससे बना होता है, L&T से बना होता है, लेड और टीन से बना होता है। किससे, लेड और टीन से बना होता है। तो हमारे यहाँ सही आंसर 85 का क्या हो जाएगा, सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ताप चालन के लिए किस प्रकार की आणविक गति उत्तरदायी होती है। ताप चालन के लिए किस प्रकार की आणविक गति उत्तरदायी होती है। तो ताप चालन जो ऊष्मा संचरण की 3 प्रकार से बताया गया है कि ऊष्मा का जो हस्तांतरण होता है 3 विधियों से होता है। उसमें पहला क्या आता है, चालन विधि आता है। क्या आता है, चालन विधि, संवहन विधि, फिर विकिरण आता है। क्या आता है, विकिरण आता है। चालन में किस में होता है, ठोसों में होता है। किस में होता है, ये ठोस में होता है। किस में होता है, ये ठोस में होता है। संवहन किस में होता है, संवहन किस में होता है, गैसों में होता है और द्रव में होता है। किसमें, गैस और द्रव में होता है। विकिरण किस में होता है, विकिरण यह इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होता है, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चालन में क्या होता है, चालन में जब एक भट्टी में एक लोहे की छड़ अगर डाल देते हैं तो इसका ये पार्ट गर्म होता है, फिर धीरे धीरे करके दूर वाला पार्ट भी गर्म हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो पार्ट भट्टी में होते हैं वो गर्म होते हैं और वे कंपन करने लगते हैं। उनके कंपन से दूसरा भी कंपित होता है, धीरे धीरे प्रभाव होते होते ये बाहर तक आपके हैंडल तक पहुंच जाते हैं। तो इसमें कौन सी संचरण की विधि होती है, या चालन विधि होती है। क्या होती है, चालन विधि होती है। तो इसमें किसके कारण होता है, ठोसों की कंपन के कारण। संवहन विधि में क्या होता है, जैसे हम पानी को गर्म कर रहे हैं तो नीचे का जो पेंदी में रच रहता है उसमें वो जल के अणु गर्म होते हैं, और गर्म होने के बाद वो ऊपर उठ जाते हैं, और नीचे वाला जो जगह होता है जो गर्म नहीं है तो उसको भरने के लिए नीचे आ जाते हैं। ऐसे है, जैसे इसमें नीचे पड़ा हुआ है तो जो यहाँ से हम इसको आग से गर्म कर रहे हैं तो ये यहाँ के जो पार्ट होते हैं ये ऊपर चले जाते हैं, और जो यहाँ से जो होता है वो जो गर्म नहीं रहते नीचे आ जाते हैं। इस प्रकार से यह प्रक्रिया चलती रहती है और पूरा जल गर्म हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, अणुओं का स्थानांतरण के कारण गर्म होता है। विकिरण में क्या होता है, विकिरण में कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होता है, विकिरण में कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है ताप चालन क्या है, कंडक्शन में ताप चालन में किस प्रकार की आणविक गति उत्तरदायी होती है। तो किस प्रकार की आणविक गति उत्तरदायी होती है, तो हमारा आंसर
कंपन गति, क्या हो जाएगा, कंपन गति। इसमें ठोस में होता है, यहाँ का अगर गर्म किया जाता है तो वो कंपन करता है और बगल वाले को भी प्रभावित करता है। उस प्रकार धीरे 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 पूरा पार्ट प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से बेमेल छांटिए। बेमेल आपको इसमें 3 एक समान है, एक कोई एक अलग टाइप का है, तो उसको बोल रहा है कि आपको बताना है। तो यहाँ पे हम अगर देखते हैं, एक कंपाइलर होता है, कंप्यूटर से संबंधित है, इंटरप्रेटर भी है, असेंबल है, वर्ड प्रोसेस है। तो हमारा अलग कौन सा हो जाएगा, वर्ड प्रोसेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ड प्रोसेस। क्यों अलग हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसर क्या है, यह जो कंपाइलर है, ये कंपाइलर क्या करता है, यह भाषा का अनुवाद संकलन करता है। क्या करता है कंपाइलर जो एक जगह उसको इकट्ठा करता है, बोल सकते हैं एक तरह से। इंटरप्रेटर उसका अनुवाद कर रहा है, कोडांतर जो बोलते हैं, असेंबलर बोलते हैं, वो भी कुछ इकट्ठा करने का ही काम करता है, उसको ठीक करने का काम करता है। वर्ड प्रोसेस है, यह लगभग सभी प्रक्रियाएं कर रहा है, एक जो वर्ड से संबंधित है। तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। हमको यहाँ डी याद रखेंगे कि डी हमारा सही है। यहाँ पर थोड़ा सा आप देख भी सकते हैं, बताया है कि वर्ड प्रोसेस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का अनुप्रयोग है। यह एक शब्द संसाधक, दस्तावेज के मुद्रण, संपादक, स्वरूपण और रचना का कार्य करता है। अर्थात इसमें देख सकते हैं यह कई कार्य करता है। यह एक विशेष कार्य के लिए ही प्रयुक्त होगा, लेकिन इसके अंतर्गत कई सारे मतलब हमको कार्य में कर सकते हैं, कई फीचर्स मिल जाते हैं। तो हमारा जो अलग इसमें से कौन हो जाएगा, डी अलग हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि माइक्रो MS ऑफिस किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो हमारा यह संचालक प्रणाली है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये दूरसंचार सॉफ्टवेयर है, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी नहीं है। प्रोग्राम बनाने की भाषा बिल्कुल नहीं है। उत्पादकता सॉफ्टवेयर है, क्या है, एक प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है। इसके MS ऑफिस के अंतर्गत कई आते हैं, पावर पॉइंट आते हैं, MS वर्ड्स आते हैं, MS एक्सेल आते हैं। तो यह किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, यह उत्पादक सॉफ्टवेयर है। कैसा है, उत्पादक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि भारत में से 5 सितंबर का दिन किसके जन्मदिन को सम्मानित करने के लिए अध्यापक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर S राधाकृष्णन हो जाएगा। हमारा सही आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, 89 का बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित प्रदूषक एजेंटों में कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो कौन सा होता है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, क्या होता है, क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होता है, यह ओजोन परत में छिद्र होने के लिए एक मुख्य एजेंट के रूप में कार्य करता है। और यह कहाँ से इस से निकलता है, जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, AC होते हैं, उसमें उसी यह हमारा जो है निकलता है CFC। यहाँ पर आपको बताया गया है कि इसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर में भी होता है, AC में भी होता है, उसमें ही से यह निकलता है। कहाँ से निकलता है, फ्रिज और AC में से निकलता है CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन बोलते हैं। फ्लाई एश क्या है, तो फ्लाई एश क्या होता है, कार्बन के एक जो कार्बनिक पदार्थों को जब जलाया जाता है तो आप देखेंगे कि यहाँ से जलाया जा रहा है, तो यहाँ से छोटे छोटे कण उड़ने लगते हैं। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फ्लाई ऐश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लाई ऐश। जब कार्बनिक पदार्थों को हम दहन करते हैं तो उसके जो गैस उससे निकलते हैं, तो उसके साथ छोटे छोटे जो कण भी पार्टिकल जो होते हैं वो भी उड़ने लगते हैं उसके साथ साथ, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फ्लाई ऐश बोल देते हैं। हमारे यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारा कार्बनिक कण की एस के लघु कण क्या हो जाएंगे, स्मॉल एस के पार्टिकल्स हो जाएंगे। स्मॉल एस पार्टिकल क्या है, यह स्मॉल एस पार्टिकल है। एस का मतलब अगर हम देखें तो ये क्या होता है, एस का मतलब राख भी होता है, राख होता है।
तो हमारा सही आंसर यहाँ क्या मिल जाता है, हमारा सही आंसर सी मिल जाता है। कार्बनिक पदार्थों का एक लघु कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपचार से पहले कच्चे जल में क्लोरीन को मिलाना यह क्या कहलाता है। अर्थात पूछ रहा है कि जल में जब हम उपचार करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं। तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, क्लोरीनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरीनीकरण बोलते हैं। अब इसमें ये सब आंसर में क्या दिया है, क्लोरीनीकरण दिया हुआ है। तो ये बोला है कि कच्चे जल में, पहले कच्चे जल में, तो हम जो पहले मिलाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्री क्लोरीनेशन हो जाएगा। क्या है, प्री क्लोरीनीकरण। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पूर्व क्लोरीनीकरण, प्री क्लोरीनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी एक जल उपचार तकनीकी नहीं है। तो निम्न में से कौन जल उपचार तकनीकी नहीं है, आपको बताना है। आरओ बोलते हैं उसका फुल फॉर्म क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। उसके द्वारा हम जल को उपचारित करते हैं। आयनन विनिमय द्वारा भी उपचारित किया जाता है। अपवहन विद्युत इलेक्ट्रोलाइसिस डायलिसिस भी द्वारा भी इसको उपचारित किया जाता है। हमारा गलत यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, जिसके द्वारा जल को उपचारित नहीं किया जाता है, तो प्रिसिपिटेशन है क्या, अवक्षेपण है। स्थित वैद्युत अवक्षेपण द्वारा जल को शुद्ध नहीं किया जाता, उसका उपचार नहीं किया जाता। हमारा सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 94 क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में घर के अंदर होने वाला प्रमुख वायु प्रदूषण है। तो इनमें से कौन ऐसा जो प्रदूषण एजेंट हैं जिनके कारण जो हमारे घर से ही निकलते हैं। तो हमारा यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब हम किसी चीज़ का अपूर्ण दहन करते हैं कार्बनिक पदार्थों का, तो उसमें से हमारा जो गैस निकलता है, कौन सा गैस निकलता है, CO गैस निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, यह कहाँ से निकलता है। तो जब सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और गंधयुक्त जीवाश्म ईंधन को जलाने पर सल्फर युक्त जो जीवाश्म जलाते हैं वहाँ से हमारा क्या निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। और अन्य यौगिक भी निकलते हैं। अन्य यौगिक में कौन कौन से हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बहु औषधि चिकित्सा किसके संक्रमण के लिए है। अर्थात बहु औषधि चिकित्सा जो प्रणाली अपनाई जाती है किसके लिए अपनाई जाती है। तो किसके लिए अपनाई जाती है, लेप्रोसी के लिए अपनाई जाती है। किसके लिए, लेप्रोसी के लिए, जिससे कुष्ठ रोग भी बोलते हैं, कहीं कोड भी बोला जाता है। तो लेप्रोसी में कौन सी, अगर पूछते कि लेप्रोसी में कौन सी चिकित्सा प्रणाली अपनाई जाती है, तो मल्टी ड्रग थेरेपी अपनाई जाती है। कौन सी चिकित्सा प्रणाली अपनाई जाती है, तो बहु औषधि प्रणाली अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कार मैन्युफैक्चर करने वाले कंपनी वोल्वो ने यह प्रस्तुत किया था। तो निम्न में से उन्होंने क्या प्रस्तुत किया था, उन्होंने सीट बेल्ट पहली बार प्रस्तुत किया था। क्या प्रस्तुत किया था, सीट बेल्ट प्रस्तुत किया था। अब हम देख सकते हैं थोड़ा सा। प्रमुख कार निर्माता कंपनी वोल्वो के इंजीनियर नील्स बोहलिन, क्या है, नील्स बोहलिन ने इस प्रकार किया था। सर्वप्रथम नील्स बोहलिन ने, क्या है, नील्स बोहलिन, ये क्या है, इंजीनियर है। किस कंपनी में काम करने वाले, वोल्वो कंपनी में कार्य करने वाले इंजीनियर नील्स बोहलिन ने 1959 में इसे बनाया। इन्होंने बिल्ट का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किसे अंध महाद्वीप के भी नाम से जाना जाता था। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के भी नाम से जाना जाता है। अभी अफ्रीका का सर्वोच्च चोटी कौन सा है, तो अफ्रीका का सर्वोच्च चोटी किलिमंजारो है। कौन सा है, किलिमंजारो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ से कुछ हमको स्टैटिक के क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसको देखिए हम।
यह मात्र एक ही यहाँ मात्र, पहले हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। मात्र एक ही महाद्वीप ऐसा है जो जहाँ से कर्क और मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन सा महाद्वीप है जहाँ से कर्क और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं? तो यह अफ्रीका महाद्वीप है। यहाँ अब पढ़ते हैं, अफ्रीका संसार का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत वृत्त, कर्क तथा मकर वृत्त गुजरते हैं। इसके काला महाद्वीप या अंधे महाद्वीप का उपमा प्रदान की गई है। तो इस काला महाद्वीप किसे बोलते हैं? अफ्रीका को बोलते हैं। यहाँ की सर्वोच्च चोटी क्या है? तो किलिमंजारो है। कर्क और मकर रेखा किस महाद्वीप से गुजरती है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप जो हमारा 7 महाद्वीप में से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वायु का प्रमुख घटक क्या है? तो वायु का प्रमुख घटक क्या है? नाइट्रोजन है, जिसमें लगभग 78% से 79%, 78 से 79% क्या होता है? हमारा नाइट्रोजन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 0.03% होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? 21% होता है लगभग। यहाँ एक्चुअल डाटा देख सकते हैं। 78% नाइट्रोजन होता है, 20.95 आपका ऑक्सीजन हो जाता है। यहाँ पर आप याद रखिए आर्गन कितना होता था? आर्गन कितना होता है? 0.93% होता है, 0.93%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 0.03% होता है, 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दूध से दही के रूप में खट्टा करना किस प्रकार का एक उदाहरण है? तो यह किस प्रकार का उदाहरण है? फर्मेंटेशन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? फर्मेंटेशन, किण्वन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जब फॉर्मल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया कराई जाती है तो निम्न में से कौन सा यौगिक बनता है? तो पहले हम देख लेते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फार्मूला क्या होता है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फार्मूला होता है R + Mg + X, अर्थात R क्या होता है? R क्या होता है हमारा? यह एक एल्किल है। क्या है? एल्किल ग्रुप या एरियल समूह होता है। R क्या होता है? एल्किल या एरियल समूह होता है। X क्या होता है? यह हाइड्रोजन ग्रुप होता है। और Mg क्या है? मैग्नीशियम है। इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं। जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एल्डिहाइड या कीटोन के साथ क्या करता, किस प्रकार की अभिक्रिया करता है? युगात्मक अभिक्रिया करता है। इस दौरान यह अल्कोहल प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? अल्कोहल प्रदान करता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि जब फॉर्मल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराई जाती है तो निम्न में से कौन से प्रकार का यौगिक उत्पन्न होता है? तो ये हमको एक चीज़ यहाँ से पता चल गया कि क्या एल्कोहल प्राप्त होता है। एल्कोहल में कौन सा एल्कोहल प्राप्त होता है? तो हमको यहाँ पे याद रखना है कि फॉर्मल्डिहाइड के साथ RMgX अर्थात ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया कराई जाएगी तो प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होगा। कौन सा एल्कोहल प्राप्त होगा? प्राइमरी एल्कोहल प्राप्त होगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सेशन लगा तो लाइक कीजिए हमारे सेशन को, और अगर हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।